सो गाइस, इस कंपनी का नाम है IREDA। काफी लोग इसको इरडा भी कहते हैं, काफी लोग इसको IRDA भी कहते हैं, बट इस कंपनी का जो एक्चुअल फुल फॉर्म है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। सो जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। सो जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, उसके बाद अपना सोलर एनर्जी हो गई, तो इन जो है एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। बट ये कंपनी जो है वो खुद से कहीं जाके प्लांट नहीं लगाती, या कहीं जाके विंड टर्बाइंस नहीं लगाती, कहीं जाकर विंड मिल्स नहीं लगाती। ये कंपनी एक NBFC कंपनी है। बेसिकली दिस इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सो जैसे हमें पता है एक बजाज फाइनेंस भी एक NBFC है, तो वो लोगों को लोन देती है। तो सिमिलरली ये कंपनी भी है, एक लोन देने वाली कंपनी है। और ये किसको लोन देती है? ये उन कंपनीज को लोन देती है जो कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। सो ये तो सबसे पहले समझने वाली बात है। काफी लोग जो है इस कंपनी को IRFC से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली दोनों कंपनीज ने पिछले कुछ समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तो कंपेयर करना काफी लाजमी भी है। बिकॉज दोनों कंपनीज PSU कंपनीज है, इसका मतलब दोनों कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है। मैक्सिमम इनकी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। यस, दोनों कंपनीज IRFC एंड IRDA दोनों भी एक NBFC कंपनी है, लेकिन दोनों काफी डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। IRDA कंपनी जो है वो किसी को भी लोन दे सकती है एज लॉन्ग एज वो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हो। बट IRFC का वैसा नहीं है। IRFC बस इंडियन रेलवेज को ही लोन दे सकती है, उसके अलावा वो किसी और को लोन नहीं दे सकती। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। नाउ दिस डिफरेंस इज बेसिकली अ टू वे स्वॉर्ड। टू वे स्वॉर्ड का मतलब है इसके कारण फायदा भी है और इसके कारण नुकसान भी है। इसके कारण फायदा क्या है? सो इसके कारण जो फायदा है वो IRDA को होता है। सो बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि IRDA किसको लोन दे सकती है, तो वो एज लॉन्ग एज एक कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, वो उस कंपनी को लोन दे सकती है। वो छोटी कंपनी हो, वो बड़ी कंपनी हो, वो गवर्नमेंट की कंपनी हो या वो प्राइवेट कंपनी हो, इट डजंट मैटर। IRDA कैन गिव लोन टू दैट कंपनी। इसके कारण जो लोन ग्रोथ होती है वो काफी फास्ट होती है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में इस कंपनी के जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट है वो काफी तेजी से भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले एक साल का जो प्रॉफिट कंपाउंडिंग है वो 36% का है IRDA का। ऑन द अदर हैंड पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट कंपाउंडिंग है वो नियरली 60% है, विच इज अ वेरी बिग नंबर। ऑन द अदर हैंड IRFC जो है, जैसे मैंने कहा, ये बस इंडियन रेलवेज को ही लोन दे सकती है, जिसके कारण इनकी जो लोन ग्रोथ है वो थोड़ी सी मॉडरेटेड रहती है। क्योंकि अगर लेट्स से इंडियन रेलवेज को फंडिंग की जरूरत नहीं है तो वो डेफिनेटली इनके पास आएंगे नहीं, एंड इसीलिए इनकी जो ओवरऑल लोन ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी कम रहती है कंपेयर टू अदर कंपनीज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड थिंग, जो जैसे मैंने कहा, इट्स अ टू वे स्वॉर्ड। इसका एक नेगेटिव फैक्टर भी आता है, जो नेगेटिव फैक्टर IRDA को जो है वो अफेक्ट करता है। दिस इज बिकॉज IRFC, जैसे मैंने कहा, बस इंडियन रेलवेज को लोन देती है, तो इंडियन रेलवेज एक अगेन गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसके कारण जो है वो हमेशा अपना पैसा जो है वो टाइम पे प्रोवाइड करती है। इसलिए जो NPS होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो IRFC के हमेशा जीरो ही रहते हैं। अभी तक हिस्ट्री में हमेशा से IRFC के जो NPS है वो जीरो ही रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज IRDA किसी को भी लोन दे सकती है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज को, तो जब वो लोन वापस नहीं आता तो वो NPA बन जाता है, एंड दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर NBFC। ऑब्वियसली अगर लोन दोगे और लोन दोगे आप और पैसा वापस नहीं आएगा तो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। इसके कारण इनके जो NPA नंबर्स है वो यूजुअली 2 से 8% के बीच में वैरी करते हैं, विच इज अ वेरी हाई नंबर। सो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर IRDA। सो हमने ये तो जान लिया कि IRDA करती क्या है, IRDA की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, एंड IRDA का एक नेगेटिव पॉइंट भी हमने जान लिया। बट अभी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमने इस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपको पता है पिछले कुछ समय में इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से 160% के रिटर्न्स जो है कंपनी ने दिए है। ऑन द अदर हैंड पिछले एक महीने में ही कंपनी ने लगभग 60% के रिटर्न्स दिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह से स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि इस कंपनी में 80% से ज्यादा आज के समय ओनरशिप गवर्नमेंट की है, यानी कि प्रमोटर्स की है। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग कंपनी के लिस्टिंग के 3 साल के अंदर अंदर वो जो शेयर होल्डिंग है वो 75% या 75% से कम होनी चाहिए। इसका मतलब जो एक्सेसिव होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, प्रमोटर्स के पास है, वो डेफिनेटली सेल करने आएंगे, एंड जब वो सेल करने आएंगे तो स्टॉक प्राइस डेफिनेटली नीचे आएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चला गया है, बट हम इसको बस इसी तरह से नहीं देखेंगे, हमें इसका एक थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड इसी के लिए हम इसका जो है वो वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे। सो वैल्यूएशन के लिए हम लोग PE देखेंगे, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे। सो इस कंपनी के टोटल 2 पीयर्स एक्चुअली IRDA के, एक है PFC लिमिटेड एंड दूसरी है REC लिमिटेड। दोनों भी एक गवर्नमेंट कंपनीज हैं, दोनों भी NBFC कंपनीज है। इनका थोड़ा एक्सपोजर इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर को भी है। फॉर एग्जांपल आई थिंक PFC का एंड REC का दोनों का अराउंड 20% एक्सपोजर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को है। तो काफी कंपेरेबल हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी कंपनीज है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि अगर हम इन दोनों कंपनीज के PE रेशियोज देखेंगे तो दोनों कंपनीज के PE रेशियो जो है वो अराउंड 10 और 7 के है। सो इसका मतलब काफी
कम है इनके पी रेशो। ऑन द अदर हैंड हम अगर IRDA के पी रेशोज देखेंगे वो 40 प्लस चल रहा है इस टाइम पर। इसका मतलब वो 4 टाइम्स प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। सो IRDA बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है एंड ऑब्वियसली ये इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जो भी कंपनी बहुत अच्छे से प्रॉफिट ग्रो करती है उसी कंपनी को हाई प्रीमियम वैल्यूएशंस भी मिलते हैं। बट अब दिक्कत यहाँ ये आएगी कि अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि रेवेन्यू जो है कंपनी का वो बस 10 to 14% से ही ग्रो कर रहा है साल दर साल। ऑन द अदर हैंड जो प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कंपनी ने एक मार्जिन एक्सपेंशन देखा गया है, बट ये मार्जिन एक्सपेंशन ऑब्वियसली ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। तो एज लॉन्ग एज रेवेन्यू अगर 14 to 20% से ही ग्रो कर रहा है, इसका मतलब आज नहीं तो कल प्रॉफिट भी उतने से ही ग्रो करेगा। सो जो आज हमें दिख रहा है कि कंपनी 40-60% से प्रॉफिट ग्रो कर रही है, वो जल्दी ही कम आने वाला है, अराउंड 10 to 15% या 20%। एंड जब ये होगा तो ऑब्वियसली 40 का पी बहुत जो है वो ओवर वैल्यूड दिखने लग जाएगा। तो ये पहला फैक्टर है। एंड जैसे दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेक्निकल रीजन है, जो मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट या प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं हो सकती किसी कंपनी में आफ्टर लिस्टिंग ऑफ 3 इयर्स। तो इसके कारण वो भी सेल करने आएंगे। तो ये दोनों जो है वो नेगेटिव पॉइंटर्स आई वुड से है। एंड इस समय कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड जो ओवर बॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रही है, तो जल्दी ही इस कंपनी में थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस समय पर कंपनी में फ्रेश खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। कंपनी को थोड़ा नीचे आने दो, थोड़ा सा करेक्ट होने दो। मैनेजमेंट क्या कहती है देखना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कितने से ग्रो करने वाली है, कितने प्लान्स हैं उनके, गाइडेंस क्या है मैनेजमेंट का। एंड बेसिस दैट हमें स्टॉक में थोड़े करेक्शन पर जो है बाइंग करने की सलाह रहेगी। इस समय इस कंपनी में कोई भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मुझे पर्सनली। एंड इसलिए यस, ये स्टॉक जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हो आप, लेकिन इस समय इस कंपनी में बाय करना मुझे सही नहीं लगता। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है, आपको बेसिक लेवल से इन्वेस्टिंग सीखनी है, वो भी फ्री में सीखनी है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर मैं ये सारी चीजें जो है आपको फ्री में सिखाता हूं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो।